हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जो पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप है। पहले तो आपको ये चैप्टर ही सारी चीजों को क्लियर कर देगा कि आज हम लोग इस चैप्टर में किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पृथ्वी में जो आंतरिक बल और बाह्य बल दोनों के कारण जो स्थल स्वरूप का निर्माण होता है, आज हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन के साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम का एक बहुत बड़ा साधन होता है। पहले अगर हम लोग देखें तो कुछ बातें यहाँ पे क्लियर की गई हुई है। ये जो एनसीईआरटी में जब आपको एक बॉक्स बना करके कोई चीज दिया जाए तो वहां पे आप उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि ये छोटी बातें होती है और एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाला चीज होता है ये, तो इसलिए इसको जरूर पढ़ा कीजिए। तो पहाड़ी वह स्थलीय भाग होता है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है। मान लीजिए कि ये पृथ्वी एक सपाट मैदान है और इसी में अगर इस तरीके से कोई चीज उठा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, इसको हम लोग बोलेंगे पहाड़ी। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होगी तब हम इसको बोलेंगे पहाड़ी। क्लियर है यार? तब हम इसको बोलेंगे पर्वत, सॉरी, तब हम इसको बोलेंगे पर्वत। यहाँ ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि पर्वत जो है, जो अगर हम बोले तो पर्वत जो होता है वो पहाड़ी का ही एक भाग होता है, लेकिन लंबाई के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया होता है कि अगर 600 मीटर से अधिक ऊंचाई होगी तो हम लोग उसको पर्वत बोलेंगे, कम होगा तो उसको हम लोग पहाड़ी बोलेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए, तो माउंट एवरेस्ट का आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे उसकी जो ऊंचाई है वो आपको डिस्कस कर दिया गया हुआ है। बाकी हम लोग आते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन करके आते हैं इस चैप्टर से, उसके बारे में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए आता है जो इस चैप्टर से हमें पढ़ना है, उसमें देखिए सबसे पहले हम लोग पर्वत पढ़ेंगे, फिर पठार को पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे, पर्वत श्रृंखला किसको बोला जाता है, घाटी क्या होती है, पहाड़ी क्या होती है, इन सारे चीजों को पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये पूरा मैप बना करके आपको दिया गया हुआ ताकि आप एक ही जगह पे सारे चीज को समझ पाए। तो ये अपना पर्वत हो गया। ये पहाड़ी है जो 600 मीटर से इसकी ऊंचाई कम है, और ये पर्वत है जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा है। क्लियर है यहाँ पर? अब ये पहाड़ पर्वतों की श्रृंखला है जिसको हम लोग पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। बाकी सहायक नदियां उनको बोला जाता है, जैसे ये एक नदी है जो बहते हुए आ रही है हिमालय की तरफ से, मान लीजिए इसको, और इसमें इसकी एक सहायक नदी जो आकर के मिल जाती है, सहायक नदी हो गई। डेल्टा का निर्माण मुहाने की तरफ होता है, सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। झील इस तरीके से बनते हैं। मैदान ये वाला पार्ट होता है ग्रीन ग्रीन। जल संधि यहाँ पे हो जाता है जब दो पार्ट एक जगह पे आकर के मिलते हैं और जलों के द्वारा अलग होते हैं, जैसे श्रीलंका जो है वो भारत से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इन सारी चीजों को, प्रायद्वीप का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग जो बेसिक बातें स्टार्ट होती है उससे देखते हैं। तो पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, कहीं कोई इसमें शक नहीं है कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेट होते हैं वो टूटते हैं, टकराते हैं, इसके कारण भूकंप होता है। इन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर जो है वो गति लगातार हो रही होती है, और प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठती है तो कहीं धंस जाती है। सेम कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस झील का जो निर्माण हो रहा है वो पृथ्वी के आंतरिक गति के कारण हो रहा है। इसको हम लोग प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया बोलते हैं। गति प्रक्रिया दोनों वही चीज होता है। अब अगर हम लोग आ गए ज्योग्राफी के हिसाब से, बाकी शब्दों के ऊपर अगर जाइएगा तो बहुत सारे शब्द अलग अलग मीनिंग लेकर के आते हैं। फिर अगर हम लोग देखेंगे इसके ऊपर, तो दूसरी जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बाह्य प्रक्रिया बोलते हैं। पहली प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग आंतरिक प्रक्रिया बोलते हैं, और दूसरी प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग बाह्य प्रक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे आती है बात कि दूसरी या बाह्य स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। तो जब बाह्य प्रक्रिया होती है तो स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया होती है। ठीक है? मतलब कि अगर बाह्य प्रक्रिया होता है कभी भी, मतलब ये पर्वत है सपोज दैट इस तरीके से। अब अगर मानते हैं कि इस पे बाह्य प्रक्रिया कोई हो रही है, जैसे कि वायु का बहुत तेज गति से आना इसका जो है ना, कुछ पार्ट को नीचे अपर्दन करके नीचे लेकर के आता है। ठीक है?
फिर से यहाँ पे भूकंप आता है और इसको आंतरिक प्रक्रिया ही है भूकंप, लेकिन इसको बाह्य ऊपर से इसको विखंडित करके नीचे गिराता है। ये सारी चीजें होती है इसमें। बरसात के कारण इसमें क्षरण हो जाता है, ये बाह्य प्रक्रिया हो गई। अब अगर इसके ऊपर जरा सा और आएंगे तो देखेंगे कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम लोग अपरदन बोलते हैं। मान लिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी का एक छोटा सा इस तरीके से पार्ट है और यहाँ पे नदी है। अब नदी का कटाव इस तरीके से होता है कि यहाँ की मिट्टी बह करके इधर तरफ आ जाती है। तो ये जो प्रक्रिया होगी इसको हम लोग अपरदन बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है, जिसको हम लोग निक्षेपण बोलते हैं। कभी कभी अब जब आपको इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि जब मिट्टी टूट करके यहाँ आएगी तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये भी क्या हो जाएगा कि पूरे नीचे की तरफ धंस जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और ये जो निक्षेपण की प्रक्रिया के दौरान इनका फिर से निर्माण होता है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये प्रक्रिया हो गई यहाँ पर। अब जब यहाँ से मिट्टी टूट करके यहाँ आएगी तो कुछ ऐसा पार्ट भी होगा जो यहाँ से उठ जाएगा इस तरीके से। तो निक्षेपण हुआ, अपरदन तो हुआ ही, साथ में निक्षेपण हुआ और पूरी तरीके से फिर ये उसी तरीके का प्रक्रिया, मतलब कि ये जो नदी है इस तरीके से जो बह रही थी अब ये इस तरीके से बहेगी यहाँ तक। यहाँ की मिट्टी जो है दह करके यहाँ आई और ये निक्षेपण की प्रक्रिया हुई और ये फिर पूरी तरीके से यहाँ पे उठ गया। तो कटाव जिस तरीके का होता है वहां पे अपरदन और निक्षेपण दोनों चीज को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब नदी बहती है और वहां मिट्टी का कटाव होता है, वो काफी बेसिक बातें होती हैं, उससे आप इसको रिलेट कर पाइएगा। बाकी अगर हम लोग पर्वत को देखें तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत किसको बोला जाता है? पर्वत पृथ्वी की सतह की एक ऊंचाई होती है। आंतरिक बल के कारण या तो ऊपर उठी हुई होती है या फिर कभी कभी इस तरीके का कंडीशन होता है कि वो पर्वत जो होती है वो आंतरिक बल के कारण, जैसे ज्वालामुखी का आना, इस तरीके की प्रक्रिया के कारण बहुत नीचे टूटती हुई चली आती है, लेकिन फिर भी वो पृथ्वी की सतह की एक ऊंचाई है, प्राकृतिक ऊंचाई है वो। जैसे मान लिया कि ये पृथ्वी है और यहाँ पर अगर इस तरीके का कोई पर्वत है तो ये पृथ्वी की सतह की ही ऊंचाई है, जिसको हम लोग पर्वत बोलते हैं। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का जो शिखर होता है ये बहुत बड़ा नहीं होगा, इस तरीके से ही होगा, छोटा सा छोटा, और इसका आधार जो होगा ये मतलब बेस जो इसका है ये बहुत चौड़ा होता है। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके का होता है ये हमारी जो है वो पर्वत हो गई। इसके आसपास के क्षेत्र ये जो है ना आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा उठा हुआ होता है। तो अगर यहाँ से आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो इस यहाँ की ऊंचाई जो है वो अप्रोक्स बहुत ज्यादा होगी, तो आसपास के क्षेत्र से तो बहुत उठा हुआ है ही ये। अब जरा सा इसके ऊपर और आएंगे तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है जिन्हें हिमानी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे नदियों का निर्माण होता है। ये जो पोर्शन आपको दिखाया गया है इस तरीके का ये पर्वत है। ठीक है, अब कुछ पर्वत हमेशा जो है ना जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जो ध्रुव पर होंगे, जैसे पृथ्वी यहाँ पर है, इस यहाँ पे ये ध्रुव हो गया उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। एक्चुअली में होता क्या है कि उत्तरी ध्रुव के पास और दक्षिणी ध्रुव के पास सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं पड़ने के कारण ये बहुत ठंडा प्रदेश होता है और यहाँ पे जो पर्वत होंगे वो पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई होंगे, है ना। तो इनको हम लोग हिमानी कहते हैं, इस तरीके के जो पर्वतें होती है। बाकी माउंट एवरेस्ट भी एक इस तरीके का एग्जाम्पल है, साथ में हमारा हिमालय भी इस तरीके का एक एग्जाम्पल है, और बहुत सारे जो हमारे पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है, वो इसके एग्जाम्पल है कि वो पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई होती है और उसको हम लोग हिमानी बोलते हैं। बाकी आ जाते हैं हम लोग जरा सा पर्वत की एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम लोग श्रृंखला बोलते हैं। अब मान लें कि एक पर्वत होगी जो एक पर्टिकुलर सीरियलाइज्ड वे में उस तरीके से होगी। जैसे मान लें कि ये पर्वत हो गया, इस तरीके से फिर कुछ दूर के बाद इस तरीके से एक पर्वत और हो गई, फिर एक तरीके से एक पर्वत ये हो गई, मतलब ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके एक श्रृंखला बनाती है। तो इसको हम लोग श्रृंखला बोलते हैं। अब पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। बाकी एक चीज यहाँ पे और दिया गया हुआ है कि हिमालय, अल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हिमालय जो आ गया, अल्प्स तथा एंडीज पर्वत क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण। तो हिमालय आपका एशिया का, अल्प्स जो है यूरोप का, और एंडीज जो हो गया वो दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप सीधा इसका आंसर पर्वत न देकर के पर्वत श्रृंखला बोलिएगा।
क्लियर है यहाँ तक की बातें। अब पर्वत श्रृंखला क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी पर्वत जो है वो क्रम रूप से जो है ना, क्रमागत रूप से इसके पास आकर के मिली हुई रहती है। मतलब इसमें आप एक चीज डिफाइन नहीं कर सकते कि ये हिमालय है या ये हिमालय है, बाकी वो एक कंसाइज वे में मिली हुई रहती है, मतलब उसकी श्रृंखला बनी हुई रहती है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और ऊपर इसके हम लोग, तो एक चीज और क्लियर किया गया है यहाँ पर जरा सा, प्रशांत महासागर में स्थित मॉन्की पर्वत जो हवाई द्वीप सागर के सतह के नीचे स्थित है, इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंचाई पर है ये, जिसका नाम है मॉन्की पर्वत। ठीक है, ये हवाई द्वीप सागर के सतह पर के नीचे ही स्थित है, मतलब ये स्थल से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाया, ये नीचे है जो 10,205 मीटर है। तो एक्चुअल अगर इसका कंपेयर कीजिएगा हिमालय से तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसकी जो लंबाई है वो 10,205 मीटर है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं जरा सा हम लोग फिर से, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो वलित पर्वत होता है, दूसरा जो होता है वो भ्रंशोत्स पर्वत होता है, और चौथा हिमालय मुखी पर्वत होता है। ये चीजें पर्वत को अगर कैटेगराइज कीजिएगा कितने भाग में हम लोग बांट सकते हैं पर्वत को, तो ये बन करके आपके पास आएगा। तो हिमालय तथा अल्प्स वलित पर्वत है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार होती है। और अगर हम लोग देखें तो भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला में से एक है। तो वलित श्रृंखला की जब आप बात कीजिएगा तो इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट जो डेटा बन करके आएंगे वो कुछ इस तरीके के आएंगे कि वलित पर्वत जो होता है, वलित पर्वत जो है ना, उसके सतह जो होती है वो ऊबड़ खाबड़ होती है। पहले तो बात यहाँ ये क्लियर कर लेना है कि इसकी जो सतह होगी, ऊपर का जो पोर्शन होगा, ये पूरे तरीके से ऊबड़ खाबड़ होगा, और शिखर जो होगा, इसका शिखर इस तरीके से वो शंकुआकार होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर अगर आए थोड़ा सा, तो भारत की अरावली श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, तो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और अपर्दन प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। अब अगर थोड़ा सा और इसके ऊपर आएंगे हम लोग, तो अमेरिका का एक पर्वत है जिसको हम लोग बोलते हैं अपलेशियन, और रूस का जो यूराल पर्वत है ये गोलाकार दिखाई देता है और इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। तो दूसरा आपको एक एग्जांपल मिल गया वलित पर्वत का। वलित पर्वत के 2 एग्जांपल मिले, भारत के अरावली पर्वत श्रृंखला, और ये जो है अमेरिका के अपलेशियन और रूस का यूराल, ये दोनों वलित पर्वत श्रृंखला के एग्जांपल मिल गए आपको। तीसरा अगर हम लोग आएंगे तो जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित हो जाता है, तब उसे भ्रंशोत्स पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये आपके जो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं, यहाँ से आप इसको क्लियर कर पाएंगे। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की ईरानी घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। मतलब ये जो पर्वत श्रृंखला होगी जिसको हम लोग भ्रंशोत्स पर्वत श्रृंखला बोलेंगे, ये राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत श्रृंखला इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब इसमें 2 चीजें देखनी है कि जब ये भाग टूटता है तो ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्खंड, और नीचे धसा हुआ जो भाग होता है उसको हम लोग द्रोणिका बोलते हैं। तो ये आपका उत्खंड हो गया, ये आपका द्रोणिका हो गया। और इस तरीके के जो एग्जाम्पल है वो राइन घाटी के पर्वत यूरोप के, और दूसरा ये जो है वासजेस पर्वत, ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे। बाकी और इसके ऊपर आएंगे तो अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा इसी तरह के पर्वत के उदाहरण है। जो आपके जो पर्वत है जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रंशोत्स पर्वत, ठीक है, उसी तरीके के एग्जाम्पल आपके अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा है। और जरा सा ऊपर आएंगे हम लोग, इसको लास्ट जो अपना डिस्कशन करना है हम लोगों को वो आता है अब थोड़ा सा इसके ऊपर पठार के बारे में। तो ज्वालामुखी पर्वत जो होगी वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। जब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या होता है कि इस तरीके के पर्वतों का निर्माण होता है और इसमें विस्फोट होते हैं, तो ज्वालामुखी का राख इस तरीके से कुछ निकल करके आता है और एक पर्वत का निर्माण कर देता है यहाँ पे। और पर्वत की खासियत क्या होती है कि इसका बेस जो होता है वो चौड़ा होता है और इसके शिखर जो होती है वो शंकुआकार इस तरीके की होती है। क्लियर है यहाँ पे। अब जरा सा देखते हैं हम लोग पठार किसको कहा जाता है।
तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। क्लियर है यहाँ तक? बाकी हम लोग फिगर में इसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे। अगर पठार की बात करें तो ये बिल्कुल बिल्कुल आपको पठार के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है कि पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पृथ्वी के सतह से ये तो उठी हुई होती है, यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन इसके जो शिखर होते हैं ना, ये ना तो ऊर्ध्वाधर होते हैं, ना ही ये ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ये इस तरीके के नहीं होते हैं। ये जो है हमारे, वो इसकी जो सतह होती है ना, वो बिल्कुल सपाट होती है। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लेना है। और इसके आसपास, ये जो अपने आसपास के क्षेत्र से उठा हुआ होता है, पठार है ये। अब आ जाते हैं कुछ पठार के बेसिक एग्जांपल्स जो इस बुक में दिए गए हैं, उसको जरा सा हम लोग देखते हैं। तो भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। फिर केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका के पठार एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत की पठार की अगर हम लोग बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब अगर समुद्र तल की सतह से इसकी बात करें हम लोग, तो इसकी ऊंचाई जो होती है वो 4000 से लेकर के 6000 के बीच में है। मतलब कि दक्कन का पठार, अगर हम लोग तिब्बत के पठार की बात कर रहे हैं, सपोज दैट अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यही तिब्बत का पठार है, अगर यही तिब्बत का पठार है और यहाँ पर समुद्र है, तो इस समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई जो होगी वो 4000 से लेकर 6000 मीटर तक की है। मतलब किसी एक जगह पे जहाँ पे इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये 4000 तक का होगा और सबसे ऊपरी पोर्शन जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये 6000 तक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाते हैं हम लोग कि पठार से कुछ चीजें भी मिलती है। जैसे अगर आप छोटा नागपुर की पठार की बात करें, अफ्रीका में पठार की बात करें, तो यहाँ से कुछ चीजें मिलती है, कुछ मेटल्स भी मिलते हैं, साथ में अभ्रक मिलता है, यहाँ से सोना मिलता है, हीरा मिलता है। अगर कर्नाटक की बात करें तो वहां से हीरे मिलते हैं। तो इस तरीके की चीज आपको रेगुलर वे में दिखाई दे रहे होंगे जो पठार से आपको देखने को मिलते हैं। बाकी कोयले की खान भी एक प्राकृतिक चीज ही है जो हमें कोयला प्रदान करती है। अगर देखें तो अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो अफ्रीका के पठार से सोना एवं हीरा मिलता है। और भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज भी हम लोगों को प्राप्त होता है। तो भारत के छोटा नागपुर से जो पठार है वहां से हम लोगों को लोहा जो है वो रॉ मटेरियल फॉर्म में मिलता है, कोयला मिल जाता है हम लोगों को, और मैग्नीज, इस सारे के यहाँ पे बहुत बड़े भंडार दिखाई देते हैं आपको। अब ये भी पठार ही है और भारत के छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। कभी कभी पठार से आप देखते होइएगा तो नदियां निकलती है, पठार से जो है नदियां निकलती है। और अगर आप बिहार में हैं और आप काकोलत गए हैं, काकोलत अगर आप गए हैं तो यहाँ से आप देखते होइएगा कि वाटरफॉल होता है, वहां से नदियां निकल करके आती है। तो ये जो जलप्रपात है कभी कभी ये बहुत बड़े रूप में बन करके आते हैं। तो भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात है। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी है और वहीं से हुंडरू जलप्रपात होता है। फिर अगर देखें तो कर्नाटक में जोग जलप्रपात बहुत अच्छे जलप्रपात है, जो पठार युक्त जलप्रपात के बहुत सिंपल और बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, तो इसको आप कवर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि मैदान किसको कहा जाता है, तो मैदान समतल भूमि के ऊपर उठे हुए भाग होते हैं। मतलब कि अगर ये सपाट भूमि है तो यहाँ से आप जरा सा ऊपर उठा करके इस तरीके की अगर बात करते हैं तो ये सपाट भूमि होगी, ये मैदान होगी। बहुत उपजाऊ होते हैं ये, और इसकी जो यहाँ से मैक्सिमम लंबाई जो होती है यहाँ से ये केवल 200 मीटर तक उठी हुई होती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। अगर इससे अधिक होगी तो इसको हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि पहाड़ी के श्रृंखला में इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, इंडिकेट कर देंगे। बाकी अगर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा और ऊपर, तो नदियां पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती है। अगर नदी की बात करें तो पर्वत के ऊपर से ये नीचे की ओर बिल्कुल बहती है। और अगर इस तरीके की से पर्वत है ये और यहाँ से एक नदी बहना स्टार्ट होती है तो ये ऊपर से नीचे की ओर ही बह रही है। ये बेसिक बातें हैं, 6 क्लास के बच्चे आसानी से इस चीज को समझ रहे हैं। और आप तो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानिए, क्योंकि पानी कभी ऊपर नहीं जा सकता है, ये अननेचुरल बातें हैं, नीचे ही आएंगी। और अगर हम लोग देखें
तो ये अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर लेकर के आती है। अब एक्चुअली में यहाँ पे अगर क्या होता है कि हिमानी जमा हुआ है, गर्म हवाएं आती है, यहाँ से टकराती है और हिमानी अगर पिघल करके यहाँ पर पानी के रूप में नीचे आ रही है तो ये अपने साथ छोटे छोटे कंकड़, बालू, पत्थर को लेकर के आ रही है। इसके कारण बिहार का एक कोइलवर जगह है जहाँ पे बालू बहुत अच्छे निकलते हैं और ये जो है वो सोन नदी के द्वारा बहा करके लाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये अपने साथ बालू पत्थर और जो बालू पत्थर सिल्ट वगैरह को लेकर के आते हैं, जिससे घाटियों में निक्षेपण कर देते हैं और घाटी के पास ये आकर के इस तरीके से आकर के एक बहुत बड़ा पार्ट बन करके तैयार हो जाता है इस तरीके से। और इससे जो निर्माण होता है जिस चीज का, उसको हम लोग बोलते हैं उन्हीं से जो है निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है और इसको हम लोग निक्षेप युक्त मैदान कहते हैं। ये जो मैदान होता है ये निक्षेप युक्त मैदान होता है। बाकी हम लोग इसके जरा सा ऊपर आएंगे तो सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। अब एक्चुअली में होता क्या है कि मैदान जो होगा ये उपजाऊ होगा तो यहाँ पे जो है वो जनसंख्या ज्यादा होगी। जनसंख्या ज्यादा होना एक दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे परिवहन जो होता है ना नौका से, ये काफी सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। एक तो पहले नौका का जो परिवहन होता है वो चीप होता है, तो इसके कारण यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में कि यहाँ पे ज्यादा लोग आकर के बसना स्टार्ट करते हैं। गंगा के मैदानी भागों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। रीजन यही है कि जिस वक्त हम लोग पूरी तरीके से डेवलप नहीं थे, अभी हम लोग डेवलपिंग रेशियो में ही हैं अभी हम लोग, लेकिन जिस वक्त बिल्कुल हम लोगों का डेवलपमेंट जीरो था, उस वक्त हम लोग जब नाव से परिवहन किया जाता था तो ये जगह उनके लिए काफी आसान हुआ कि यहाँ पर डायरेक्ट आकर के वो सामान रखते थे और यहीं पे वो सेटल हो जाते थे। सेम चीज आर्यों के साथ हुआ था और बाकी जो भी दूसरे जगह से अरब से लोग आए थे, या फिर हमारे अगर आप देखिएगा तो वो अरब से आए हो या फिर जापान से आए हो या फिर आप पुर्तगालीज आए हो या फिर डच आए हो, डेनिश आए हो, फ्रांसीसी आए हो, सब इसी जगह को अपना पार्ट बनाए हुए थे। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं, जिस भाग पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। बाकी और अगर हम लोग देखेंगे तो मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है और यहाँ की जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि चूली में उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे होती है, तो उपजाऊ मिट्टी जहाँ पे होगी वहां पे खेती बहुत अच्छे तरीके से होगी। और भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। रीजन यही है कि ये काफी सिंपल होता है। यहाँ पे जो है वो अगर आप देखिएगा तो परिवहन के साथ साथ प्रचुरता होती है, यहाँ पे उपजाऊ होने की प्रचुरता है इस मिट्टी में, तो इस कारण से जो है यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और अगर हम लोग इसके थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो एक्चुअली में होता क्या है कि कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश लाता है हमारे लिए, और इस तरीके के विनाशकारी चीजों से भी कभी कभी कुछ निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो उस तरीके का जो निर्माण होता है उसको हम लोग आंतरिक और बाह्य भी बोलते हैं। अगर वो हवा के कारण बनाया गया होता है तो वो बाह्य श्रेणी के रूप में आता है, और ज्वालामुखी के कारण या फिर भूकंप के कारण अगर होता है तो उसको आंतरिक रूप से बनाया गया जो है वो प्राकृतिक स्वरूप बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? और स्वच्छ भारत मिशन रिसेंट भारत सरकार के द्वारा किया गया वो एक बहुत अच्छा पहल है, जिसमें हम लोग प्रदूषण, जो नदी का प्रदूषण है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के थ्रू वो तो किया ही जाता है, साथ में हम लोग स्वच्छता के ऊपर और ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे प्राकृतिक चीजों को और अच्छी तरीके से जो है वो सुरक्षित करके रखा जा सके। क्योंकि आज जो नदियां हमारे पास बहती है उसमें हम लोग इतने फैक्ट्रीज के वेस्टेज जा करके डालते हैं कि उनकी पानी जो है वो पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो चुकी है, और वो हमारे लिए बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर रही है। तो ये इसके कारण भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को अपनाया गया कि जो हमारे जो गांव के लोग होते हैं या फिर शहर के लोग होते हैं वो बुरी तरीके से अपने कचड़े को क्या करते हैं कि नदी में फेंकते हैं, और वो बिल्कुल गलत होता है। और नदी वगैरह पूरी तरीके से जो है वो स्वच्छ नहीं रह पाती है। और साथ में अगर आप देखिएगा तो इसमें टॉयलेट बनाने से लेकर के और फिर नदी के सफाई तक को भी ध्यान में रखा गया हुआ है, जिससे वातावरण बिल्कुल स्वच्छ होता है, और बाहर होने वाले शौच के ऊपर भी इस पर ध्यान दिया गया हुआ है। तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये।
ये टॉपिक था आज हम लोगों के लिए, जिसमें हम लोगों ने अपने बेसिक चीज़ों को क्लियर किया है। बाकी कुछ विभिन्न तरीके के देखिएगा आप, तो आपको जगह यहाँ पे इंडिकेट किया गया हुआ है जो आपको पीडीएफ में दिखाई दे देंगे, इस तरीके के जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने पर्वत, पहाड़, पठारी, सहायक नदियाँ वगैरह सारे के बारे में पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट था हमारे चैप्टर के लिए। और ये आज हम लोगों ने क्लास 6th के ज्योग्राफी का आज हम लोग 6th चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जो पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप है। तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।